अभिनंदन है आप सभी का, आप सभी साथियों का एक बार फिर हिंदी संजय गुरु चैनल में मैं स्वागत करता हूं एवं साथ ही अनुरोध करता हूं अपने प्रिय छात्राओं से कि परीक्षा की घड़ी चल रही है, वह भी कोरोना काल में। इस समय आप अपनी जागरूकता बनाए रखें। मैं भी आपके लिए परीक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं विषयों को आपकी ओर भेज रहा हूं। ऐसा ही आज एक प्यारा सा टॉपिक काव्य गुण आपके बीच में लेकर आया हूं। साथियों, काव्य गुण को हम समझें उससे पहले ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि हमने अभी तक आपको अलंकार, छंद, रस वगैरह ये सब पढ़ाए हैं। ये कविता कामनी रूपी जो एक सुंदरी है, कविता को भी एक सुंदरी का ही रूप कवि महोदयों ने माना है। तो जो कविता कामनी का जो बाह्य स्वरूप है, बाहरी रूप से जो सुसज्जित है, अलंकार, छंद आदि से, यह बाहरी रूप से तो सुसज्जित है, लेकिन आचार्यों ने आंतरिक रूप की जो उसकी महिमा है कविता की, उसको भी स्वीकारी है, उसको भी महत्व दिया है। उसी के लिए आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण के अंतर्गत आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि कोई भी बाहर से कितना भी सुंदर रहे, लेकिन आंतरिक रूप से उसका मन अगर ठीक नहीं है, आंतरिक रूप से उसका हृदय में कोई ठीक ठाक अगर हम ये महसूस नहीं करते कि हृदय से, मन से अगर वो ठीक नहीं है, तो वो वास्तविक रूप से सुंदरता नहीं माना जाएगा। उसकी ऐसी सुंदरता कुरूपता की श्रेणी में आएगी। इसलिए सुंदर होना बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर होना आवश्यक है कि व्यक्ति भावुक हृदय का हो, व्यक्ति आंतरिक गुणों से भरपूर रहे। अब अगर मैं आंतरिक गुणों की बात करूं तो मनुष्य के अंदर शूरवीरता, दयालुता, उदारता, परोपकार, ईमानदारी, ये उसके आंतरिक गुणों के अंतर्गत आएंगे। ऐसे चारित्रिक गुणों को हम आंतरिक गुणों के अंतर्गत रखेंगे। इसलिए जो मैं आपको इस काव्य गुण के अंतर्गत बताना चाहता हूं कि भावुक हृदय और गुणों के अभाव में सुंदर शरीर भी महत्वहीन हो जाता है। ठीक इन दो पंक्तियों की तरह कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहने का आशय, भावुक हृदय और गुण का होना आवश्यक है, तभी आप वास्तविक रूप से सुंदरता की श्रेणी में आएंगे। बस यही बात कविता की दृष्टि से भी आपको समझना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूं कि काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव या तत्व को हम काव्य गुण कहते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है, काव्य में यह ठीक उसी प्रकार से विद्यमान होती है जैसे फूल में सुगंध। हिंदी के श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं आचार्य भरत, आचार्य दंडी जी। इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है, लेकिन गुणों को रस का धर्म मानने वाले आचार्य मम्मट ने इनकी संख्या 3 मानी है। भारतीय काव्य शास्त्र भी इनकी जो 3 संख्या है उसको मान्यता देता है। आइए आपको मैं उन्हीं 3 गुणों की ओर ले चलता हूं जिसको आपको पढ़ना है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह काव्य गुण है माधुर्य, ओज, प्रसाद। आज हम इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसे ही हम बात करते हैं माधुर्य, कोई शहद सा, कोई मिश्री की डली सा, मीठा मीठा, कोई भीना भीना। तो ऐसे ही जब हम किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से आपके हृदय में, आपके चित्त में मधुरता का संचार होता है, तो वहां माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से आप कोई श्रृंगार रस का काव्य पढ़े, शांत, करुण रस, इन्हें अगर आप पढ़ते हैं तो आपके हृदय में मधुरता का संचार होता है।
अब मैं आपको आगे बताऊं कि माधुर गुण की विशेषताएं या माधुर गुण को अगर हम अन्य ओज प्रसाद से भेद करें तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। माधुर गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है। मृदु वर्ण जैसे का, खा, गा, चा, छा, जा, झा, ता, दा, ना आदि आदि आदि। ये इनका प्रयोग ऐसा नहीं कि अगर इनका प्रयोग हो या ना हो, बहुतायत प्राय अगर इन वर्णों का प्रयोग होता है तो आप समझिए यहां पर माधुर्य गुण है। इसके साथ ही इसमें कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये कठोर संयुक्ताक्षर वर्ण क्या है इसको हम अगले ओज गुण में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी दृष्टि से जो माधुर गुण है उनको आपको इन विशेषताओं को ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे ही उदाहरणों को हम साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे जो माधुर गुण के उदाहरण हैं। सामान्यतः माधुर गुण के जो उदाहरण है वह मैं आपको बता रहा हूं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत शावरी, सूरत नैना बने विशाल। ये आपका माधुर गुण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। भजमन चरण कमल अविनाशी, ये भी आपका माधुर गुण का उदाहरण है। पानी केरा बुदबुदा, असमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये कुछ साहित्यिक दृष्टि से उदाहरण है। बाद बाकी सामान्यतः हम ब्रज का गीत संगीत सुनते हैं, रात श्याम सपने में आए आदि आदि, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे लोक व्यवहार में जिन्हें हम सुनते रहते हैं, तो ये माधुर गुण के उदाहरण हो सकते हैं। चलिए अब हम माधुर गुण के बाद बात करते हैं ओज गुण की। ओज गुण के बारे में मैं आपको आप स्पष्ट रूप से समझ ली। ओज जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ओज आपके चित्त में एक उत्तेजना है। रामचरितमानस में हमारे राम जी के साथ जब प्रभु लक्ष्मण जी की हम बात करते हैं तो उनका जो ओज, उनका तेज, वहां से आप थोड़ा सा समझें इसको। ओज गुण का संबंध चित्त के उत्तेजित होने या दीप्त हो जाने से है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। मैं आपके चित्त में एक उत्तेजना, एक वीर रस का एक राष्ट्रभक्ति से भरी कुछ पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूं, उससे आपको ओज गुण समझ में आएगा। एक पाकिस्तान को चुनौती देती हुई दो पंक्तियां हैं कि आंख उठा ले इस भू से तू, आंख उठा ले इस भू से तू, आंख न तेरी जल जाए, पाक तेरे नापाक इरादे दिल में न कसक जाए। ऐसा मत कर लक्षण पगले, ऐसा मत कर लक्षण पगले, बहता खून उबल जाए, लाहौर कराची पिंडी तक भारत का नक्शा बन जाए। ये ओज गुण का हमारे लोक व्यवहार प्रचलन का उदाहरण है। एक और उदाहरण में आप लोगों से कभी कभार चर्चा में करता रहता हूं कि जब नगाड़ा बज चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। ये ओज गुण के कुछ लोक व्यवहार के उदाहरण। अब लेकिन ओज गुण को हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से समझने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ओज गुण प्रधान काव्य में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, होना चाहिए। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा एवं रा के संयोग से बने शब्द, सामासिक शब्द आदि। यह गुण मुख्य रूप से वीर, भीवस एवं भयानक रस में पाया जाता है। थोड़ा मैं आपको ये जो आपने कठोर वर्णों की मैंने जो बात की, इसके लिए थोड़ा सा आप हिंदी वर्णमाला की ओर चलें तो वहां पर स्वर और व्यंजनों की बात मैं विस्तार से तो जब आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, उस समय करूंगा, लेकिन इतना मैं आपके बीच में
सिर्फ बात रख रहा हूं कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर व्यंजन होते हैं उसमें उनमें व्यंजन जो है वह प्रमुख रूप से 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनमें जो स्पर्श व्यंजन है उसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ग होते हैं उनमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उसमें से अगर टा वर्ग आता है जिसके अंतर्गत टा, ठा, डा, 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 अगर ये आते हैं तो आप ये समझ लीजिए इनका प्रयोग बहुतायत प्रायः ऊज गुण में किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और बात आई है संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग। संयुक्त अक्षर वाले जो वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में अपने छत्र, ज्ञा, स्रा, ये सब संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ साथ संयुक्त अक्षर वाले वर्ण जैसे आधा आधा का है उसको ता से मिला दिया जाए तो जो वो बनेगा तो वो संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और बात आई है सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या है? सामासिक शब्द, सामासिक पद, इसे समस्त पद भी कहते हैं। एक होता है विग्रह करना। विग्रह कब होता है? जब हम 2 पदों के बीच में कारक चिन्ह लगा देते हैं या कारक विभक्ति लगा देते हैं तो समास का विग्रह हो, ठीक है ना, तो समास का विग्रह हो जाता है। लेकिन जब कारक विभक्ति को हम हटा देते हैं तो वह समस्त पद बन जाता है, इसे ही सामासिक पद कहते हैं। इसे तो ये आपके इनका प्रयोग जब होता है तो ये ओज गुण की विशेषताएं हैं। आपको अगर ये आता है कि ओज गुण और माधुर गुण में अंतर, सामान्यतः ये प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि ओज गुण में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, माधुर गुण में इनका नहीं होता। ये इस तरीके की विशेषताएं आप बता सकते हैं। इस समय हम इस गुण को पढ़ रहे हैं जिसमें वीर, विभत्स और भयानक रस में ये ओज गुण पाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण आपके बीच में साहित्यिक दृष्टि से हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निक्षत में आन तय मयू के प्रलय भानु, भानु कैसी, निक्षत में आन तय मयू के प्रलय भानु कैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को। एक खूब हमने सुना है, बचपन से ही हम पढ़ते आए, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बाई तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा ही एक और साहित्यिक उदाहरण, हिमाद्री दुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। एक और उदाहरण जो हमारे श्रेष्ठ हिंदी के आचार्य कविगण हुए हैं, उन्होंने क्रांति की अलग जगाने के लिए समय समय पर ओज गुण का सहारा लेकर क्रांति धात्री कवित्ते जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। ये कुछ उदाहरण आपके बीच में थे। तो हमने निश्चित रूप से आपको माधुर गुण भी समझ में आया होगा, ओज गुण भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रसाद गुण की ओर। तीसरा जो है वह है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण को आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टि से आपको जोड़ रहा हूं, हालांकि उसका साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं है। प्रसाद जिसका हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं, प्रसाद का अभी तक साहित्य से हटकर अगर बात करें तो प्रसाद जो प्रभु का प्रसाद होता है, मंदिर का प्रसाद होता है, उसमें इस प्रसाद शब्द सामान्यतः आपके प्रयोग में आता है, लेकिन उसको यहाँ कहीं लिखना नहीं है। मैं आपको समझाने की दृष्टि से जो आपके प्रसाद जो प्रभु का प्रसाद लेते हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए यहाँ समझें। जिस प्रकार से उस प्रसाद को लेने से आप में एक प्रसन्नता, आपके अंदर एक निर्मलता, एक सर्वव्यापकता जैसा भाव आता है, ऐसे ही गुण इस प्रसाद गुण के हैं। काव्य गुण का जो प्रसाद गुण है उस ऐसे ही भाव इसके हैं। थोड़ा समझें। प्रसाद गुण प्रसन्नता और व्यापकता का द्योतक है। प्रसाद का अर्थ है निर्मलता, प्रसन्नता,
यानी जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, आपका मन मयूर खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, जी हां, ये शब्द की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी बहुत सरल होता है। जब आपको ऐसा काव्य पढ़ने को मिले, समझ लिए जो सरल है वही प्रसाद है, ठीक है ना। सरल होता है, सुबोध, सुबोध यानी बड़े आसानी से आपकी समझ, मतलब आप जैसे बड़े आसानी से ग्रहण कर सकें, जो सुग्राही होता है, सरल होता है, सुबोध होता है, ये प्रसाद गुण के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण आपके बीच रसखान जी का कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बड़े सरल है कि मनुष्य, अगर आपने मनुष्यता का जन्म लिया है या मैं मतलब मनुष्य बनूं, तो मैं बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं बस वही गोकुल ग्राम मिले, ब्रज का वास मिले और उन्हीं ग्वालों के बीच मिले, ऐसा आपके समझ में आ रहा है। बड़ी सरलता से आप इसको समझ रहे हैं। इसके साथ ही अन्य और उदाहरण आपके बीच में स्क्रीन पर आप देखें। हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बिल्कुल सरल, कोई इसमें बहुत मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे चूले, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये सब आपके प्रसाद गुण के अंतर्गत आते हैं। और एक और श्रेष्ठ उदाहरण आखिरी में, यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। बड़े सरल से जब आपको काव्य में मिले तो ये प्रसाद गुण के एक अच्छे उदाहरण आपके लिए हैं। मेरा विश्वास है कि आपने काव्य गुण के अंतर्गत माधुर्य, ओज, प्रसाद इन्हें समझा होगा, और इनकी विशेषताओं को अगर आपने समझ लिया तो यही इनका अंतर है। अंत में मैं आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि आपके बीच में ये जो वीडियोज पहुंच रहे हैं, परीक्षा उपयोगी वीडियोज है, स्वयं भी देखें, अपने मित्र और साथियों को भी दिखाएं। और किसी भी स्थिति में, कोरोना काल चल रहा है, आपको परीक्षा देना है या जिस भी स्थिति में, जैसी भी स्थिति में आपको परीक्षा देना है, लेकिन आप अपने अंदर एकाग्रता को बनाए रखें, क्योंकि ये परीक्षा, ये अंकों वाली परीक्षा, ये मार्कशीट वाली परीक्षा, ये आपका प्रारंभिक दौर है। लेकिन भविष्य में जो आप कंपटीशन के लिए आपकी तैयारी है, तो यह सब जो मैं आपको बता रहा हूं, यह सब आपके लिए नींव का पत्थर बनने वाला है। बड़े ध्यान से इन्हें सुने, स्वयं सुने, अपने मित्रों को भी इसे बताएं, और कैसा लगा इससे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।